जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी एग्जाम पेपर और इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और ये जो पेपर है बिल्कुल आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लेवल में है और आपके इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आप एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए इस क्लास के 50 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। और आज जो टारगेट है आपका 43 क्वेश्चन से आपको ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, अगर आपका एग्ज़ाम अभी सामने में है 12 तारीख को है, ठीक है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देख लीजिएगा इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि एक बार लेवल जो है बिल्कुल आपका एग्जैक्ट यही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। तो मार्क्सवाद का जो मुख्य समर्थक माना जाता है उन्हें कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद जो है कौन सा है। तो यानी कि आपको टोटल 4 वेद हैं, चारों वेद का यहाँ पर नाम दिया गया है। इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है ये है ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में यहाँ पर तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऋग्वेद में और भी जो पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आते हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 1028 क्या है आपका सूक्त है, याद कर लीजिएगा सूक्त। और आपका 10 जो है ये मंडल है, ठीक है ना। देखिए सूक्त को यहाँ कहा जाता है हाइमन्स कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा। और साथ साथ में ऋग्वेद में 10,600 क्या हैं श्लोक हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। और ऋग्वेद में जो सबसे जो प्रमुख देवता है वो है इंद्रदेव है। कौन है? इंद्रदेव है। तो इंद्र भगवान जो हैं उनको ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और साथ साथ में गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में ही है। मैं इसको भी यहाँ नोट कर देता हूँ, ठीक है ना, गायत्री मंत्र, ठीक है ना। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितना सारा पॉइंट बताया है हमने तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग नोट बना के रख लीजिएगा। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के समय कौन सा शासक था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के आगमन के समय ये उनका शासक इंडिया के जहांगीर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहीं कहीं पर आपको अकबर मिलेगा ऑप्शन में भी, तो अकबर नहीं करना है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, जब बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस समय में अकबर थे। लेकिन जब इंडिया में आया तो उस समय में जो शासन कर रहे थे वो जहांगीर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा। तो गीता लिखने वाले वेद व्यास हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट आंसर। आगे है पटना किस नदी के किनारे स्थित है। पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और पटना जो है ये बिहार का कैपिटल है, ठीक है। आगे है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल भी कहा जाता है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये जो है आपका नॉर्थ अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। यानी कि सबसे कि अब इसके बारे में एक और पॉइंट और है कि सहारा रेगिस्तान जो है ये आपका लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। क्या है? हॉट डेजर्ट जो है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट यानी कि सबसे गर्म जो रेगिस्तान है वो आपका सहारा डेजर्ट ही है, ठीक है, DESERT, ठीक है ना। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आपको देखना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यानी कि आपको यहाँ देखना है ऑप्शन नंबर ए में कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बिल्कुल ये सही कह रहा है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो है ये असम में है, बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये भी आपका उत्तराखंड में, ये भी सही है। टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड डैम मध्य प्रदेश, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये भी याद कर लीजिए, टिहरी डैम जो है ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें से सभी आपको याद कर लेना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और टिहरी डैम कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। और हीराकुंड कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ये सभी पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि आपका स्टैटिक जीके में आपका ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। काले राष्ट्रपति यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि अश्वेत प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में नेशनल मंडेला जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है, ये आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। इनमें जो है इनका कैपिटल कौन सा है अंडमान एंड निकोबार का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका पोर्ट ब्लेयर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सा है, यानी कि विच इज़ द होली बुक ऑफ सिख। सिख का जो होली बुक है ये आपका गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे है कि नागरिकता का अधिकार भारत के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, यानी कि राइट टू सिटीजनशिप, ठीक है ना। ये मिलता है आपका अनुच्छेद 5 में, यानी आर्टिकल 5 में। ऑप्शन नंबर आपका सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत को किसने लिखा, यह आपका नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नेशनल एंथम जो है जनगण मन, यानी कि राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है। यहाँ पर है कि वंदे मातरम के लिखने वाले ऑथर कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आ जाइए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर कहीं कहीं पर आपको बंकिम चंद्र चटर्जी भी मिल जाएगा आपको, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर आप अपने एग्जाम में सीरियस हैं अपने एग्जाम के लेकर तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए, और जैसे मैं मेहनत करता हूँ तो आप लोग मेहनत करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक है। आगे है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है ये आपका चीन का दीवार, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पर होता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है ये होता है मोनसीराम में, यानी मेघालय में है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। इससे पहले आपको यहाँ पर चेरापूंजी मिलता था, लेकिन यहाँ पर मोनसीराम अभी करंट में आंसर है, और चेरापूंजी भी कहाँ है, मेघालय में ही है, ठीक है। चलिए आगे है कि किसने कर्मभूमि नामक पुस्तक लिखी, यानी किसने कर्मभूमि, यानी ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर कर्मभूमि के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में प्रेमचंद्र, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं कर्मभूमि के लेखक हैं। तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन बता दिया था पिछले क्लास में, कई सारे बुक हैं, कर्मभूमि है, गोदान है, ठीक है, और भी हैं इसमें जो भी मैंने बता दिया था काफ़ी सारा, तो सभी आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। आपको जितने भी अभी आर्मी के मैंने पेपर करवाए हैं एक एक पेपर को आप लोग करके एग्जाम में जाना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। अभी जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ है, ठीक है, वो जनवरी में सबसे जो स्वच्छ शहर का नाम दिया गया है सबसे टॉप लिस्ट पर है, ये है आपका इंदौर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश में के अंदर है आपका सिटी, ठीक है। आगे है कि किस भारतीय नेता को लोकमान्य का उपनाम दिया प्राप्त है, लोकमान्य कौन से लीडर को कहा जाता है, इस ऑप्शन में देख लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत में किस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, इंसुलिन का स्राव जो होता है कहाँ से होता है, ये होता है आपका अग्नाशय से, यानी कि पैनक्रियाज से, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का कितना है, ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपका केल्विन में दिया रहेगा तो 273 डिग्री केल्विन ऐसे दिया रहेगा, तो ये भी आपका यहाँ पर देखना है कि आपका सेल्सियस में दिया गया है या केल्विन में दिया गया है। केल्विन में के में दिया रहेगा तो 273 करना है, अगर आपका सी में दिया रहेगा या सेल्सियस में दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर 0 डिग्री करना है। आगे है कि जब वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, यानी वर्षा जल का पीएच वैल्यू जो होता है कितना कम से कम कितना रहेगा, कितना से कम रहेगा तो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, अगर ये 5.6 यानी कि 5.6 से अगर कम रहेगा तो ये उसे एसिडिक रेन माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन को भी देखिए। यहाँ पर मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा। हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए WBC जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड और सेल, ठीक ना, वाइट ब्लड सेल है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर RBC का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका ध्वनि किस में नहीं चलती है? ध्वनि किस में ट्रैवल नहीं करता है, किस में मूव नहीं करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ध्वनि क्या करता है? ट्रैवल नहीं करता है, मूव नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु संख्या जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में करता है? तो ये कहता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है, कौन सा एक एसिड है? यहाँ पर ये देखना है आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप सी में आएंगे ना H2SO4 यानी कि आपको ऐसे लिखा जाता है ये H2SO4 यानी इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है विद्युत का सुचालक क्या है? देखिए इसके लिए मैंने कई बार करवा दिया है और अलग अलग ऑप्शन में करवा दिया है, अलग अलग पूछने का तरीका में करवा दिया है। तो सभी का आपका आंसर यहाँ पर 100% कॉपर ही आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। आगे है कि CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का यहाँ पर इंग्लिश में देखने की पहले कोशिश करिएगा, फिर आप हिंदी में आइएगा। तो CNG का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑप्शन नंबर सी में है जोसेफ प्रिस्टले जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इसमें से ऑप्शन में से है कौन सा नहीं है? आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में बल्ब जो है आपका ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता यानी कि साउंड का इंटेंसिटी जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि पीतल में कौन से धातु होते हैं? ब्रास कंटेंट्स, ब्रास में कौन से धातु होते हैं? नोट कर लीजिएगा, कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जस्ता इसमें मिक्स किया जाता है अलग अलग रेशियो में, ठीक है। जितना जैसे बनाना होता है उस कंडीशन में उस रेशियो में इसको मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है वहाँ वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितना होगा? देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पर इंग्लिश में देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मैं अगर इंग्लिश में कभी कभी लिखता हूँ तो अब मैं हिंदी में उसको बोलता हूँ तो ये समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए पुरुष और महिला है ना, तो पुरुष आपका ये है और महिला ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ और गांव में कि 800 पुरुष है ना, मेल है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैं करूँगा मान लूँगा, मैं क्या मान लूँगा? माना, तो माना या फिर लेट दी मान लूँगा मैं मैन मान कितना मान लूँगा? तो यहाँ पर 5x और आपका वुमेन कितना हो जाएगा? वुमेन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको मैन दिया गया ना, 800 दिया गया ना, तो यानी कि यहाँ पर 5x बराबर में कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा ना। तो कैसे हो गया? यानी कि 5x मैंने मान लिया इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यानी कि आप x बराबर जब निकालेंगे ना, देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 800 बटा में 5 हो जाएगा, यानी काट कितना हो जाएगा? 16, 160। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका? x का वैल्यू कितना आ गया? 160 आ गया। मैं यहाँ पर कर देता हूँ x बराबर में 160 हो गया आपका। अब बोल रहा है कि महिला की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं महिला हमने कितना माना था? 3x इस रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका वुमेन कितना हो जाएगा? तो वुमेन देख सकते हैं आपका दिया था 3x था, यानी कि 3 और x का वैल्यू कितना है? 160 है।
तो 160 160 कर देंगे, यानी कि 16 या 48 480 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक गोले का त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया गया है मुझे, कितना रेडियस 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कभी आपको संपूर्ण नहीं देगा, जब नहीं क्लियर करेगा ना तो आपको संपूर्ण ही मान लेना है, टोटल सरफेस एरिया मान लेना है। अगर उसको अर्थ पृष्ठ देना पड़ेगा, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर तो क्लियर कर दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यानी आपको यहाँ पर आर यानी कि रेडियस दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए मेंसुरेशन में आप लोगों को फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 100%, तभी आप इजी से इसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो कितना भी क्वेश्चन आसान आ जाए आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर सरफेस एरिया का, कितना का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, आपका होता है 4πr²। सरफेस यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा 22/7, यानी कि पाई का वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो 22/7 है, और r² है यानी कि 7 2 बार गुना है ना, तो 7 गुना में 7 कर लीजिए, 7 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर 4 गुना में 22 गुना में 7 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 2288, 88 गुना में 7 यानी कि 7 8 56, हाथ में 5 7 56 और 5 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, आपका फार्मूला था। तो फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप लिखना चाहते हैं। आगे है कि यदि दो संख्याओं का योग यानी कि सम 25 है और उनका अंतर यानी कि डिफरेंस 13 है, तो वे संख्याएँ कौन सा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा ऑप्शन से करने का कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर अगर x मान के बनाएंगे y मान के बनाएंगे तो बन जाएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर टाइम टेकिंग होगा। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो कोई भी आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए दो संख्याओं का योग दिया गया 25 ना, तो कौन सा संख्या इसमें से है ऑप्शन में से जिनका योग दिया गया है 25 और आपका अंतर यानी कि डिफरेंस दिया गया है 13। ऑप्शन ए पर आते हैं तो दोनों का जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पर सम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या दोनों को डिफरेंस करेंगे तो आपका 13 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए गलत हो जाएगा। बी में देख सकते हैं ये इसमें 11 4 25 जोड़ के 25 हो रहा है, लेकिन घटाने के बाद आपस में ये 13 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन आपका बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी पर आते हैं ना, 19 और 6 दिया गया ना, तो 19 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 19 और 6 को घटाएंगे यानी डिफरेंस करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में वही चीज़ बोल रहा है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, यानी कि एलसीएम कितना है आपको पता करना है। आप जैसे बनाना चाहे बना लीजिएगा, लेकिन आपको आसान तरीका आपका यही रहेगा 8 10 15 16 और 20, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब बना लीजिए, 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 3, 2 से 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये आपका 15 का 15 ही रहने वाला है, ठीक है ना। आगे हो जाएगा आपका ये 10, यहाँ पर 2 से फिर लग जाएगा आपका, 2 से लगाऊंगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5 का 5 रहेगा, 15 का 15 रहेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर 5 से लगाऊँ, 2 से फिर लग जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये 5 या 15 3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ 15 का 15 फिर से रहने वाला है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 5 लगा दीजिए यहाँ पर, 5 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 15 5 या 15 3 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा और 1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 दूना 4 दूना 8 5 40 120 और दूना 240 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक तरीका और है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ देखने की कोशिश करिएगा। जितना सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना उसको आप, चलिए इसको छोड़ दीजिए, बाद में कहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, आगे दिया गया है राम 10 दिनों में और मोहन 15 दिनों में एक काम कर सकता है, दोनों मिलकर वह काम कितनों दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब दोनों मिलकर काम करेगा तो इसके लिए क्या बताया था, शॉर्टकट बताया था मैंने, 10 गुना में 15 और दोनों मिलकर काम कर रहा है ना, तो 10 + 15, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा। 10 गुना में 15 बटा में 25 हो जाएगा ये,
5 5 से 25 और 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना में 10 यानी 3 दूना में 6 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है 6 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। क्रमशः 10%, 20% और 30% की छूट निम्नलिखित में से किस एकल छूट यानी आपको सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है, आपको क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप क्या करना है, आपको 100 माइनस में आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा और 100 गुना में, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 10% दिया गया है ना, तो उसको 100 में से कम कर दीजिए। 100 में से 10 कम करेंगे कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा ना, तो 90 बटा में 100 कर दीजिए। ठीक है, 90 बटा में 100 गुना में अब 20% दिया गया है, तो फिर इसको 100 में से कम करिए आप 20% को, तो कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा ना ये, तो यहाँ पर 80 बटा में 100। ठीक है, और फिर गुना, अब ये 100 में से फिर कम करिए 30% को, तो कितना हो जाएगा, 70 बटा में आपका 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका सिंगल डिस्काउंट यानी कि आपका एकल छूट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 माइनस में, अब देखिए 100 से कट जाएगा आपका ये, अब 2 जीरो है ना, 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा, अब 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपका, 9 गुना में 8 गुना में 7 बटा में आपका बच जाएगा बटा में 10। अब देख सकते हैं यहाँ पर 100 माइनस में, अब इसको गुना करके सॉल्व करिएगा। यहाँ पर 9 72, 72 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 गुना में 14, 9 72 गुना में 7 है ना, 7 गुना में 14 4 में 1, 7 49 1 50 बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस में अब नीचे 10 हटाएंगे ना, तो पॉइंट आपका यहाँ था तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, अब यानी कि 50.4, अब घटाएंगे तो 49.6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो मेन पॉइंट इसमें क्या था, आपको इसको सॉल्व करना था। ये मैंने कैसे बनाया है इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 लड़कों का औसत 10 वर्ष है और जिसमें 11 लड़कों की औसत 9 वर्ष है, तो 12 लड़कों की औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 12 लड़के यहाँ पर है जिसका दिया गया औसत यानी कि एवरेज दिया गया है 10, उसमें से 12 में से 11 का औसत दे दिया गया है, मुझे 9 दिया गया है, तो कितना लड़का बच जाएगा, एक लड़का बच जाएगा ना। वही बोल रहा है कि 12वें लड़के का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको अगर टोटल आपका इतना दिया गया है 12 और आपका एवरेज दिया गया है 10, इसको हम लोग को टोटल हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल एज कैसे निकालते हैं, टोटल एज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 10 गुना में 12 कर दीजिए। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ और यहाँ पर टोटल आपका एवरेज, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, यानी कि सभी 12 लड़कों का कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 का मैं कहता हूँ, 12 टोटल बॉयज़। ठीक ना, अब कितना 11 कितना हो जाएगा, 11 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एज आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 गुना में 9, देखिए यहाँ पर 11 और 9, 11 9 99, यानी कि 12वें का कितना हो जाएगा, 12वें कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 लड़कों का 120 था और 11 लड़कों का यहाँ पर 19 था, तो जो बच जाएगा ना इसमें से वो तो 12वें का ही होगा ना। यहाँ पर 120 माइनस में 99 हमने कर दिया यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा आपका 21 घटा के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। आगे है कि यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप कितना है। देखिए यहाँ पर आपको लेंथ दिया गया कितना, तो 30 मीटर दिया गया है और आपको ब्रेथ कितना दिया गया है, तो 20 मीटर दिया गया है। इसका बोल रहा है परिमाप, यानी कि रेक्टेंगल का परिमाप क्या होगा, रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक ना, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका, तो 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 लेंथ का वैल्यू है 30, तो मैं 30 कर दूंगा। यहाँ पर ब्रेथ का वैल्यू दिया गया है 20 कर दीजिए। यहाँ पर 2 गुना में क्या हो जाएगा, 30 और 20 50, यानी कि आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये AC में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब क्या, तीन संख्या कौन सा है, ठीक है, जिसको गुना करने पर आपका 2197 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोगों को यहाँ पर घनमूल के लिए देखिए स्क्वायर जो है ना, आप लोगों को 1 से लेकर कम से कम 40 तक का स्क्वायर पता कर लेना है, आपको याद कर लेना है। आपको
40 मतलब क्या, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसे वर्ग हम लोग कहते हैं ना, 9 होता है। इस आपको 40 तक कर लेना है। और घन जो है ना, घनमूल जो है ना आपको 1 से लेकर 15 तक का, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा इसको, देखिए शॉर्टकट तरीके डायरेक्टली इसका 13 का हो जाएगा ना। पहले क्या करना देख लीजिए, यहाँ पर 2197 दिया गया है, यानी 3 संख्या कौन सा लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 19 लेंगे ना, 19 लेंगे ना, तो समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखिए 9 और 9 गुना करना पड़ेगा, 9 नमा 81, 81 स्थान पर 1 आ जाएगा ना, और 1 को 9 से गुना करूँगा तो 81 स्थान पर 9 आ जाएगा। तो 9 तो नहीं दिया गया ना आपका, यहाँ पर 7 दिया गया ना, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत हो जाएगा। अगर 7 को 3 बार गुना करेंगे ना, 7 को 3 बार गुना करेंगे ना, ठीक है, तो आपका 7 7 49, 9 81 स्थान पर 3 आ जाएगा, तो ये भी आपका 81 स्थान पर 3, यहाँ पर 3 तो दिया नहीं 7 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत हो जाएगा। 1 का कितना में गुना करेंगे, 11 गुना में 11 करेंगे ना, 81 स्थान पर गुना करने के बाद 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो वैसे भी आपका गलत है, आपका है और ए बी और डी 13 हो जाएगा। 13 गुना में 13 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 81 स्थान पर 7, ऑप्शन नंबर बस सी फिट कर रहा है। चलिए इसका एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका मैं तब बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 2197 अगर कितना बड़ा नंबर भी आ जाएगा ना घनमूल का, तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। क्या करिएगा, आप दाएं तरफ से राइट साइड से आप ऐसे के अलग कर दीजिएगा 3 अंक को, और जितना बच जाएगा उसको छोड़ दीजिएगा। और जो 81 स्थान पर दिया रहे ना, ठीक है ना, उसको 3 बार गुना कर लीजिएगा, 7 गुना में 7 गुना में 7, 7 49 नमा जितना आ जाए 49, और 49 क्या बच जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 49, इन दोनों गुना करेंगे 49 हो जाएगा। 49 को 7 से गुना करेंगे, यानी कि 81 स्थान बस देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। 9 सते 63, यानी 63 आ रहा है ना, 81 स्थान पर 3, तो 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 दिया गया ना, तो 1 को आप 3 बार गुना करेंगे, यहाँ पर 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 रहेगा, लेकिन 2 गुना में 2 गुना 2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कहाँ है, 8 से क्या कमी है ना यहाँ पर, देखिए इसीलिए आपका 2 वाला तो नहीं आएगा, 1 वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपको कि 18,444 का 15% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व करके आपको यहाँ पर आंसर करना है। इसके लिए मैंने कई सारे बता दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए कमेंट जरूर इसका कीजिएगा। आगे है 12, 15, 18 और 21 का महत्तम समावर्तक क्या है, यानी कि एचसीएफ क्या है। देखिए यहाँ पर 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। तो पहले 12, 15 का आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए। 12 और 15 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 का 12 घटा का 3 आ जाएगा। अब 3 को यहाँ पर 12 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 चौका में 12 कितना कट हो जाएगा ना। आपका दोनों का एचसीएफ अभी कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया, 3 से भाग लगाएंगे 18 में कट जाएगा, और 3 से भाग लगाएंगे 21 में तभी कट जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं देख लीजिए कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले चाहिए, तो 47 दिनों में कितने केले चाहिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा। एक सप्ताह दिया गया ना, तो एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन होते हैं, और 28 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने भी सामान होता है, तो 12 आपका सामान होता है ना, 12 आर्टिकल होता है ना। तो बोल रहा है कि 47 दिनों में, तो मैं आपको ऐसे कर देता हूँ कि 7 डेज़ में कितने केले की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 28 गुना में 12 कर दूंगा मैं। 28 गुना में 12 मैंने क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दर्जन में दिया गया था, तो मैंने टोटल पीस में निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है ना। यानी 7 दिन में इतने खर्चे होते हैं, तो एक डे में कितना खर्चा होगा, एक डे में कितना खर्चा होगा, तो 28 गुना में 12 बटा में 7 करना पड़ेगा आपको। 7 चौका 28, यानी कि आपको 12 चौक 48, एक दिन में 48 केले की ज़रूरत होता है। तो 47 डे में कितना होगा, तो 47 डेज़ में कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। तो 47 डेज में 48 गुना में 47, ठीक है ना। अब गुना कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 48 और 47 गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 48 और 47 अब गुना करिए। 8 7 56 के साथ में 5, 7 चौक 28 और 5 33, ठीक है ना। 8 चौका 32 का 2 हाथ में 1, और 4 चौका 16 और 3 19। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर है 6 था, यहाँ पर 58 56 था, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये 2256 केले की ज़रूरत होगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है ना।
चलिए आगे दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। तो याद कर लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री का, ये फिक्स होता है। समकोण जैसे ही हो जाएगा ना, राइट एंगल हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री का। दूसरा कोई भी कोण हो सकता है, ये कोण दिया गया है 35 डिग्री का, तो तीसरा कोण कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि ट्रायंगल में, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 90 दे दिया गया है, 35 दे दिया गया है, तो जो बच जाएगा क्या होगा, तीसरा कोण होगा ना। तो मैं 180 में से 90 और माइनस में 35 घटा दूंगा, तो आप घटा के 55 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका आंसर निकल जाएगा। आगे है कि 17 से विभाजित होने वाले सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कितना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो 5 बार 9 होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 17 से विभाजित होने वाला कौन सा है, ये 17 से भाग लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 17 से भाग लगाए कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 पंचे 85, यहाँ पर आपका कटा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 1 14, यहाँ पर लगाएंगे 9, तो 17 8 136 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा घटा के 3, और ये हो जाएगा आपका 1 13, फिर आप ये लगाएंगे, यहाँ उतारेंगे इतना 17 8 136 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी घटा के 3 136 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, हो जाएगा 9, 17 दूना में 34, यानी घटा कितना आपको आ गया लास्ट में रिमाइंडर, यानी कि शेष कितना आ गया, तो 5 आ गया ना। अब 5 अंकों की संख्या इतना था ना, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 को कम कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा जो 17 से विभाजित होगा। तो 1 2 3 4 और 9 में से 5 गया तो 4, इतना आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको एरिया पूछ रहा है ना। तो याद कर लीजिए यहाँ पर फॉर्मूले को, फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, पता होगा तो आप क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, TRIN ट्रायंगल, एरिया कितना होता है आपका √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर √3/4 और साइड कितना दिया गया है, एक भुजा कितना 12 दिया गया है ना, तो 12 गुना में 12 कर दीजिए, ठीक है ना। अब काटिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, √3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन करवाया है और आपका एग्जाम का लेवल बिल्कुल आपका 100% इसी लेवल में रहने वाला है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपका जीके जीएस जो है आपको इसी लेवल में आएंगे, ठीक है ना, बहुत हार्ड नहीं जाएगा। आप लोगों का प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करना है। तो आप एग्ज़ाम में अगर आपने 45 प्लस कर लिया है ना इस क्लास में, तो आप लोग 100% एग्ज़ाम में सक्सेस पा लेंगे। चलिए, और अगर आपने उससे कम करा है ना तो अभी भी टाइम है, आप मेहनत करिए, अधिक अधिक आप टेस्ट लगाइए बस आप, ठीक है ना, और जो पढ़ा है आपने उसी को रिवीजन करिए। तो चलिए मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।